नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री के सीएसआर दिसंबर 2024 और जून 2025 के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। काफी ज्यादा क्वेश्चन क्वांटम केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में आते हैं। आप यहां पर देखोगे भी 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको कंप्लीट पीवाईक्यू की सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन से चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन है। यहां पर आपको बोला जा रहा है एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 1 दी हुई है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की वैल्यू 1 दी गई है। ठीक है, फिर कहता इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमें बताता है कि z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उनके बीच में कितना एंगल बनता है। वो फॉर्मूला मैं यहां पर सीधा यूज करने जा रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने है। वो फॉर्मूला हमारे पास होता है cos थीटा बराबर LZ बाय L के बराबर होता है। ठीक है, अब LZ हमारे पास क्या होता है, M इंटू एच कट हुआ करता है। ऐसा क्वेश्चन टीफर ने पहले इंट्रोड्यूस किया था, फिर गेट में क्वेश्चन आया, देन फिर नेट में ऐसा क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है। अब यहां पर क्या देखोगे आप, L इंटू एल प्लस 1 और यहां पर आपका आ जाएगा एच कट, इसका स्क्वायर रूट। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला आपके सामने बनकर आता है वो आता है cos थीटा बराबर M डिवाइड बाय L इंटू एल प्लस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, आप यहां पर देखिए कि m की वैल्यू यहां पर आपको दी गई है 1, m की वैल्यू दी गई है 1 और l की वैल्यू भी यहां पर 1 दी गई है। सिंपल हमें cos थीटा यहां पर निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो यहां पर क्या करोगे आप, cos थीटा बराबर यहां पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा cos थीटा बराबर 1 अपॉन रूट 2। तो ये आपका आता है cos 45 डिग्री के ऊपर। कहां आता है, 45 डिग्री के ऊपर आता है। तो थीटा आपका क्या बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। थीटा आपका क्या बन जाएगा भाई, 45 डिग्री बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। यहां पर पूछा जा रहा है, जो हक्कल थ्योरी आपको बताती है किसके बारे में, ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल के बारे में, और आपको कहता है द लोवेस्ट एनर्जी पाई एमओ ऑफ ब्यूटाडाइन हैज एन एनर्जी। जो आप पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट करते हो हक्कल थ्योरी से, उसमें जो लोवेस्ट पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी आपको बतानी है। बेसिकली आपको ब्यूटाडाइन के अंदर सबसे ग्राउंड स्टेट जो एमओ है उसकी एनर्जी यहां पर बतानी है। देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट सोल्व करने पड़ेंगे। बट जिसको याद होता है वो सीधा उससे भी कर सकता है। बट हम डिटरमिनेंट सोल्व करके मैं आपको रूट बताता हूं, देन हम उस प्रॉपर तरीके से इसको प्रोसीड करते हैं। देखो, ब्यूटाडाइन में हमारे पास क्या होता है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, कार्बन नंबर 4, 1 है, 2 है, 3 है और कार्बन नंबर 4 है। ठीक है भाई, जब आप इसको सोल्व करेंगे वेरिएशन मेथड से, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल से, तो आपके सामने एक डिटरमिनेंट जनरेट होता है C11, C12, C13, C14। यहां पर C21, C22, C23, C24, फिर आपका C31, C32, C33, C34, C41, C42, C43 और C44। ये आपके सामने क्या जनरेट होता है जी, एक डिटरमिनेंट जनरेट होता है। अब इसमें क्या करते हैं, जब तक लीनियर सिस्टम है डायगोनल एलिमेंट को अल्फा माइनस ई से और डायगोनल के साथ जो जुड़े हुए एलिमेंट हैं उनको बीटा से रिप्लेस कर देते हैं। या फिर कहिए जो C11 है अल्फा माइनस ई, C22 अल्फा माइनस ई, ये सब के सब अल्फा माइनस ई। अगर 1 और 2 डायरेक्टली कनेक्ट है तो बीटा, 1 3 कनेक्ट नहीं है तो 0, 1 4 कनेक्ट नहीं है तो 0। हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा अल्फा माइनस ई, यहां पर बीटा, यहां पर 0 और 0, यहां पर बीटा अल्फा माइनस ई। देखो ध्यान से, दूसरा पहला कनेक्टेड है, दूसरा तीसरा भी कनेक्टेड है, बीटा बीटा और दूसरा चौथा कनेक्टेड नहीं है तो 0। यहां पर बीटा और यहां पर आ जाएगा 0। फिर यहां पर क्या आ जाएगा भाई, फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास 0, यहां पर बीटा अल्फा माइनस ई और यहां पर भी बीटा, फिर यहां पर अल्फा माइनस ई आ जाएगा, यहां पर बीटा आ जाएगा, 0 और 0 आ जाएगा भाई। इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट देखने को मिलेगा। सही बात है, अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक है, वैसे इसका शॉर्टकट भी होता है बट मैं शॉर्टकट से नहीं जा रहा हूं। अब यहां पर क्या करता हूं, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा को, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा को एक्स पुट कर देता हूं। दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू
अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो जो डिटरमिनेंट हमारे सामने बनेगा वो हमारे सामने बनेगा, मैं यहां पर सीधा डिटरमिनेंट लिखता हूं, ये बनेगा x1 0 0 1x1 0 0 1x1 और 0 0 1x, ये डिटरमिनेंट हमारे सामने होगा और हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा x की वैल्यूज के लिए। ठीक है, वी गेट वैल्यूज ऑफ x, हमें क्या वैल्यूज मिलेंगे x की, हमें x की वैल्यूज यहां पर मिलेगी, मैं यहीं पर सोल्व कर देता हूं। x की वैल्यू हमें मिलेगी, वी गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.618 और प्लस माइनस 0.618, चार वैल्यूज मिल जाएंगे x की। ठीक है, अब अल्फा और बीटा दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो यहां पर सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन सी आएगी, यहां पर लोवेस्ट एनर्जी आपकी आएगी, लोवेस्ट एनर्जी कौन सी होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, -1.618 होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, -1.618 होगी, और उससे ऊपर वाली कौन सी होगी, जब x की वैल्यू -0.618 होगी। तो जैसे ही मैं यहां पर x की वैल्यू को माइनस में रखूंगा तो ये आपका बन जाएगा E बराबर अल्फा माइनस बीटा इंटू 1.618, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू अल्फा प्लस, यहां पर माइनस का लिखा जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.618 बीटा, 1.618 बीटा। तो यहां पर आ जाएगा, अगर मैं पाई एनर्जी की बात करूं, पाई एमओ, यहां पर आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, 1.618 बीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, अल्फा को उसने छोड़ दिया। ठीक है, अगर मैं सारे एनर्जी लेवल आपको बताने लग जाऊं तो वो भी मैं बता सकता हूं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी होगी वो होगी आपकी अल्फा प्लस 1.618 बीटा, इससे ऊपर वाली होगी अल्फा प्लस 0.618 बीटा, इससे ऊपर वाली होगी अल्फा माइनस 0.618 बीटा, और जो इससे ऊपर वाली होगी अल्फा माइनस 1.618 बीटा। इस तरीके से सारे एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने लग जाओ तो ब्यूटाडाइन के अंदर आपके 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। चाहे सिस ब्यूटाडाइन हो चाहे ट्रांस ब्यूटाडाइन हो, सेम तरह का जो एनर्जी एक्सप्रेशन है, एनर्जी लेवल डायग्राम है, वो आपको दोनों के केस में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन ए 3D आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर द डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट हैविंग एनर्जी 9/2 ओमेगा, 9/2 ओमेगा अगर किसी भी स्टेट की एनर्जी है, 9/2 ओमेगा अगर किसी भी स्टेट की एनर्जी है, तो आपको इस स्टेट की डीजेनरेसी बतानी है। देखो बच्चों, अगर 3D SHO की मैं बात करूं, अगर 3D SHO की मैं बात करता हूं, 3D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये आइसोट्रोपिक है तो आइसोट्रोपिक में सारी फ्रीक्वेंसीज बराबर हो जाती है, तो ये क्या होता है, nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2, और यहां पर क्या आता है आपका ओमेगा, ओमेगा कह लो, एच कह लो, एच कट ओमेगा कह लो, कुछ भी कह लो, आपकी मर्जी। ठीक है, डीजेनरेसी क्या होती है जी, डीजेनरेसी आपके पास होती है n+1 और n+2 और डिवाइड में आता है 2, यही डीजेनरेसी होती है। अब सर n क्या होता है, n इस केस में होता है हेयर n इज इक्वल टू nx प्लस ny प्लस nz, nx प्लस ny प्लस nz। ठीक है भाई, देखो अब हमें कितनी एनर्जी दी हुई है, हमें एनर्जी दे रखी है, वी हैव गिवन E इज इक्वल टू nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 ओमेगा, दिस इज इक्वल टू, ये कितना दिया गया है भाई, 9/2 ओमेगा आपको दिया गया है, 9/2 ओमेगा आपको यहां से यहां तक दिया गया है। ठीक है, अब देखो भाई, यहां से क्या करूंगा, यहां से आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये आपके पास होता है 9/2 ओमेगा। अब ये बनेगा क्या आपके पास, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 इज इक्वल टू 9/2, ये बन जाएगा nx प्लस ny प्लस nz इज इक्वल टू 3। ठीक है, और इन्हीं सब को तो मिला के n बोलते हैं, तो दिस इंप्लाइज क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 3, तो डीजेनरेसी gn इज इक्वल टू 3 + 1 और 3 + 2 डिवाइड बाय
ये आ जाएगा 3 और 1 4, 3 और 2 5, 20/2, 10 आपकी क्या आ जाएगी, डीजेनरेसी आ जाएगी। 10 विल बी द डीजेनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल। 10 क्या आ जाएगी आपकी यहां पर, डीजेनरेसी आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया गया है, जिसमें आपको एक्स स्क्वेयर एवरेज दे दिया है, पी स्क्वेयर एवरेज भी दे दिया है, फिर कहता है अनसर्टेनिटी की प्रोडक्ट बताइए n बराबर 1 स्टेट के अंदर। अब अनसर्टेनिटी की प्रोडक्ट बताने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा भैया, मुझे अनसर्टेनिटी निकालनी होगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, और ये वो क्वेश्चन था अगर कोई बच्चा क्वांटम में कुछ भी पढ़कर नहीं गया है इस क्वेश्चन को तो भी कर देता, क्योंकि सारा डेटा उसने यहां पर दिया हुआ है। देखो मुझे पता है कि वो मेरे से पूछ रहा है कि भैया आप बता दो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। ये आपको बताना है किसके लिए, n बराबर 1 स्टेट के लिए इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, पर उसके लिए मुझे डेल्टा एक्स निकालना होगा। अब डेल्टा एक्स क्या होगा, अब डेल्टा एक्स कैसे निकालूंगा, डेल्टा एक्स निकालने का तरीका मुझे पता है कैसे होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एवरेज माइनस एक्स एवरेज का स्क्वायर। यही बनता है भाई, यही बनता है। बट आपको पता होगा कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें एक्स एवरेज क्या होता है आपका, एक्स एवरेज आपका होता है 0 के बराबर, ठीक है। एसएचओ में पीएक्स एवरेज भी क्या होता है आपका, 0 के ही बराबर होता है इन एसएचओ। अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में बात करूं तो एसएचओ में ऐसा ही होता है। इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एवरेज वैल्यूज क्या होती हैं, 0 के बराबर होती हैं। तो यहां से क्या लिखूंगा, यहां से लिखूंगा डेल्टा एक्स बराबर, देखो जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर एवरेज यहां पर दिया हुआ है, क्या है, एच कट बाय एन ओमेगा। यहां पर क्या है, n प्लस 1/2 एच कट डिवाइड बाय एम ओमेगा। यही वाली वैल्यू दी हुई देखो, एच कट n प्लस 1/2 एम ओमेगा। और इसका क्या बन जाएगा भैया, इसका बन जाएगा स्क्वायर रूट। ये हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से नाउ डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, ये भी सेम कहानी भैया, पी एक्स स्क्वेयर एवरेज माइनस पी एक्स एवरेज का स्क्वेयर। बेसिक है, बेसिक स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, वो आप इस तरीके से निकालते हो, ठीक है। अब देखो डेल्टा पी एक्स क्या होगा भाई, फिर से मैं डेल्टा पी एक्स निकाल लूंगा यहां से। ये वाली टर्म तो 0 है, ये वाली टर्म तो 0 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो एम एच कट ओमेगा, यहां से आ जाएगा एम एच कट ओमेगा और n प्लस 1/2 और यहां पर आ जाएगा -0। ये आ जाएगा भाई आपके पास, क्लियर कट है, समझ में तो आ रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, जिसको हल्का फुल्का भी आता था ना वो इस क्वेश्चन को कर ले जाता, जिसको हल्का फुल्का भी आता था वो इस क्वेश्चन को कर ले जाता। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा आपके पास डेल्टा पी एक्स बराबर, जरा देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा n प्लस 1/2 और यहां पर m एच कट ओमेगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब 1 × 2 ये आपका 1 है, अब ये आपका यूजिंग 1 एंड 1 और 2 को यूज करता हुआ क्या करूंगा, मैं निकाल दूंगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स। दिस इज इक्वल टू ये वाली टर्म यहां पर आ जाएगा आपके पास स्क्वेयर रूट ऑफ n प्लस 1/2, यहां पर एच कट डिवाइड बाय एम ओमेगा इंटू यहां पर आ जाएगा एच कट एम ओमेगा n प्लस 1/, इस तरीके से आप इसको देखोगे। ये मैंने यहां रख दिया और ये मैंने यहां रख दिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब जब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आप यहां पर पाओगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स। देखो भाई कुछ क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, एम ओमेगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब चीजों का स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस 1/2 का स्क्वायर, एच कट का भी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो यहां पर बचेगा, ये बनेगा आपके पास यहां पर n प्लस 1/2 एच कट, ये आ जाएगा भाई। अगर n की वैल्यू 1 है, पेपर में n की वैल्यू 1 पूछी हुई थी, n बराबर 1 के लिए डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 3/2
3/2 एच कट क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 3/2 एच कट क्या होगा जी? सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा भाई। देखो, a correct statement which always hold involving zero order perturbation, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, उसके बाद सेकंड ऑर्डर करेक्शन, परटर्ब्ड एनर्जी है ग्राउंड स्टेट के अंदर, ई नोट आपकी एग्जैक्ट एनर्जी है। बेसिकली ऐसा क्वेश्चन भी रिपीटेडली 11 12 15 16 बार पेपर में आ चुका, शायद इससे ज्यादा बार ही सीएसआर नेट के एग्जाम में आ चुका होगा। E0 जीरो ऑर्डर करेक्शन है जो एग्जैक्ट के ही बराबर होता है, E01 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है और E02 आपका सेकंड ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन है। सब के सब किसमें? ग्राउंड स्टेट के अंदर है। देखो मैं बताता हूं यहां पर दिया क्या गया है ना, यहां पर आपको कहा गया है जो E00 है ये जीरो ऑर्डर का करेक्शन है, जीरो ऑर्डर का करेक्शन है परटर्बेशन की वजह से। E01 क्या है आपका? फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन है, सही बात है भाई। E02 ये क्या है आपका? सेकंड ऑर्डर का करेक्शन है। पर ध्यान रहे किसमें? ये सब कुछ ग्राउंड स्टेट के अंदर है, एवरीथिंग इज इन द ग्राउंड स्टेट। और ई नोट क्या है आपकी? ई नोट इज द एग्जैक्ट एनर्जी, एग्जैक्ट एनर्जी, दिस इज एग्जैक्ट एनर्जी। सही बात है। ये सब का सब किसमें चल रहा है? एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन द ग्राउंड स्टेट। ये सब कुछ किसमें चल रहा है भाई? ये सब कुछ चल रहा है ग्राउंड स्टेट के अंदर, एवरीथिंग इन ग्राउंड स्टेट। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये सब किसमें है? ऑल इन ग्राउंड स्टेट। अब मुझे पता है ये वाली क्वांटिटी तो इसी के बराबर होती है, ये दोनों तो बराबर होते हैं क्योंकि जीरो ऑर्डर परटर्बेशन कुछ होता नहीं है, उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं आती है। जो फर्स्ट ऑर्डर पर करेक्शन है, जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है ये या तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है या फिर क्या होता है? जीरो होता है। ये तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा? जीरो होगा। मतलब ये दोनों या जुड़ेंगे या तो इसके बराबर आएंगे या फिर इससे बड़े आएंगे। लेकिन जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन है ग्राउंड स्टेट में ये क्या होता है? ये नेगेटिव होता है ऑलवेज। ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन क्या बनता है? E00, E01, E02 ई नोट से बड़ा होगा। भाई ये वाली क्वांटिटी क्या बनती है आपकी? ये वाली क्वांटिटी आपकी नेगेटिव बनती है। ये क्या बनता है आपका? ये आपका नेगेटिव बनता है। नेगेटिव बनने की वजह से हो सकता है कि इन तीनों का सम क्या हो जाए? इससे छोटा हो जाए, तो ऑप्शन नहीं होगा। E01, E02 फिर से नेगेटिव बनती है क्वांटिटी, नहीं होगा आंसर। E00, E01 देखो ये तो इसके बराबर है। ये वाली क्वांटिटी कभी तो जीरो हो जाती है, देखो कभी तो जीरो हो जाती है और कभी पॉजिटिव। ये अगर जीरो होगी तो दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव होगी तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो सी आपका क्या आएगा? सही आंसर आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। डी नहीं आएगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर करेक्शन हमेशा क्या होता है? ग्राउंड स्टेट में नेगेटिव वैल्यू देता है। ये आपको पता भी होगा, डिनोमिनेटर क्या होता है उसका? नेगेटिव आएगा हमेशा, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आंसर इसका बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द एक्सप्रेशन फॉर डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का एक्सप्रेशन आपको दिया गया है जिसमें n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू ±2 दी हुई है। ठीक है, फिर कहता है कि अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना दूं, क्या? द ऑर्बिटल जनरेटेड फ्रॉम द लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना देता हूं, पहले तो आपको psi32 ±2 के लिए वेव फंक्शन दे दिया, फिर क्या कह रहा है? मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दे रहा हूं और मुझे बताइए इसमें से कौन सा आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनने के बाद जो नया ऑर्बिटल जनरेट होगा वो क्या dz² होगा, dxy होगा, dyz होगा या फिर dxz होगा। शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल था, आपके नोट्स में भी होता है हमेशा, मैं क्लास में करवाता ही हूं, बट थोड़ा सा आपको यहां वहां पर ध्यान देना था कि हम लोग वहां पर क्या लेते हैं? हम लोग वहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो भाई, हमें वेव फंक्शन दिया गया है psi3 2 ±2 इज इक्वल टू, यहां पर है आपके पास n r डैश r और फिर आपके पास है r स्क्वेयर sin² थीटा और e की पावर +-2 आयोटा फाई। ये हमारे पास वेव फंक्शन है। सही है जी, ये हमारे पास क्या है? हमारा वेव फंक्शन है। अब मुझे क्या करना है? मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, किसका? इस तरीके से। तो यहां पर क्या लिखूंगा ना, यहां पर मैं लिखता हूं ये है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो यहां पर लिखता हूं 1 आयोटा और यहां पर आपका है psi322 - psi322
माइनस। देखो भाई ध्यान से, रेडियल पार्ट में तो कोई बदलाव ही नहीं होना है, रेडियल पार्ट में तो कोई बदलाव होना नहीं है, सेम रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास होगा एन आर डैश आर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ई की पावर 2 आयोटा फाइव माइनस यहां पर एन आर डैश आर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ई की पावर -2 आयोटा फाइव। ठीक है, और इसके डिवीजन में क्या है भाई आपके पास, इसके डिवीजन में आपके पास है आयोटा, इसके डिवीजन में क्या है आपके पास आयोटा है। ठीक है भाई, ये आपके सामने, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा, जो कॉमन आ रहा कॉमन निकाल लो, उसको एन है, उसके बाद आपका आर डैश है, एंड देन आपका क्या है भाई आर, और ये आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और इसके बाद क्या है आपके पास, इसके बाद आपके पास है e की पावर 2 आयोटा फाइव माइनस e की पावर -2 आयोटा फाइव डिवाइड बाय आयोटा। ठीक है, ऊपर नीचे दो से गुणा कर दो, क्योंकि फिर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा n, और यहां पर r डैश r, यहां पर r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ e की पावर 2 आयोटा फाइव माइनस e की पावर -2 आयोटा फाइव डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब ये साइन 2 फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसके बराबर होती है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी आपकी होती है किसके बराबर भैया, साइन 2 फाइव के बराबर, साइन 2 फाइव के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है, हमारे पास जो वेव फंक्शन है, ये क्या बनेगा, मैं आपको एक बार, वैसे मुझे यहाँ पर ये एरो नहीं लगाना चाहिए था, मैंने लगा दिया है, बट कोई बात नहीं, समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया है। तो ये जो क्वांटिटी है क्या बन जाएगी, साइन 2 फाइव बन जाएगी। ठीक है, तो देखो जरा, यहाँ पर आ जाएगा एन आर डैश आर आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 2 साइन 2 फाइव 2 साइन 2 फाइव, मतलब जिसमें भी एंगुलर पार्ट आपका ये होगा साइन स्क्वेयर थीटा साइन 2 फाइव, वही यहां पर ऑर्बिटल होगा, क्योंकि मुझे एंगुलर ही तो बताना है ना, रेडियल तो बताना नहीं है मुझे, सारे के सारे एंगुलर पार्ट दिए हुए हैं। तो अब मैं देख लेता हूं डीजेड स्क्वायर में क्या होता है, फिर डीएक्स वाई में देख लूंगा। ठीक है, तो देखता हूं डीजेड स्क्वायर में क्या होगा। जो पहला ऑप्शन मुझे दिया गया है डीजेड स्क्वायर, इसका मुझे पता है प्रोपोर्शनल होता है 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 के, ये बड़ा कॉमन है, ये हमें पता है। दूसरा अगर बात करूं dxy, अब ये प्रोपोर्शन होता है, x क्या होता है आपका साइन थीटा कोस फाइव, और y क्या होता है आपका साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर आ जाएगा कोस फाइव साइन फाइव। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, दिस प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर बन जाएगा साइन 2 फाइव बाय, ठीक है भाई, देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 फाइव, यहां पर भी क्या साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 फाइव, ये 2 का कोई रोल नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन के अंदर आ जाता है, 2 का कोई रोल नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन के अंदर आ जाता है। तो यहां पर आप देखोगे दिस इज यही हमें निकालना था, और यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो आपका आंसर यहां पर बन जाएगा dxy। क्या सर dyz नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, चेक कर लो बेशक, क्या dyz नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। अगर आप dyz चेक करेंगे तो ये आ जाएगा, y क्या होता है साइन थीटा साइन फाइव, और z क्या होता है कोस थीटा, तो कहीं से भी नहीं बनेगा, ये बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन फाइव साइन फाइव। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2 साइन फाइव। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये मैंने आपको सी बता दिया, डी भी आप चेक करोगे, डी भी नहीं बनेगा, कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, यहां पर आ जाएगा सीधा सीधा dxy इज द राइट आंसर। अगर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो dxy ऑर्बिटल आपका बनता है। क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो जब आपका px और py ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन से ही जनरेट होते हैं, ये भी आपको क्लास में बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा भाई, देखिए, ए पार्टिकल इंसिडेंट फ्रॉम द रीजन x लेस देन 0
अगर एक पार्टिकल x लेस देन 0 रीजन से आ रहा है अंडर द पोटेंशियल बैरियर विद फाइनाइट हाइट, एक पोटेंशियल बैरियर है जिसके ऊपर पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है, जिसकी हाइट v नोट दी गई है, फाइनाइट विड्थ l दी गई है, नीचे डायग्राम शो किए गए हैं। अगर टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, अगर आने वाले पार्टिकल की एनर्जी कम है किससे, जो बैरियर है उसकी हाइट से, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ बनाऊंगा तो किस तरीके से मुझे डेंसिटी के ग्राफ दिखाई देंगे। देखो जी, मैं बताता हूं आपको कैसे ग्राफ आपको दिखाई देंगे। यहां पर वो बात कर रहा है इस कंडीशन के बारे में, यह आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है, यह आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम है। ओके, यहां पर एक बैरियर आपको दिखाई देगा इस तरीके से v हाइट का, v है या v नोट है पता नहीं मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आई थिंक v ही दिया गया होगा, आई थिंक कितना दिया गया, v नोट दिया गया है भाई। यहां पर कितनी हाइट दी गई है आपको, यहां पर आपको हाइट दी गई है भाई v नोट, ठीक है, v नोट हाइट का बैरियर है। ये आपका आने वाला पार्टिकल है, ये आपका क्या है भाई, आने वाला पार्टिकल है, ठीक है। यह आपका रीजन नंबर 1 है, यह आपका रीजन नंबर 2 है और यह आपका रीजन नंबर 3 है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। मैं इसकी कॉपी भी एक बार कर लेता हूं, कॉपी भी कर लेता हूं भाई, ताकि हम चीजों को बेटर तरीके से अप्रोच कर पाए और समझ भी पाए, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अगर ये आपकी एनर्जी है, ये पार्टिकल की क्या है, ये आने वाले पार्टिकल की एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये आने वाले पार्टिकल की क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी क्या है, बैरियर की हाइट से कम है। एनर्जी क्या है भाई आपकी, बैरियर की हाइट से कम है। तो यहां पर होगा क्या ना कि जब भी कभी आप पहले रीजन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व करोगे, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, आपके पास जो वेव फंक्शन जनरेट होंगे ना वो इमेजिनरी जनरेट होंगे। मैं बताता हूं कैसे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास जो यहां पर वेव फंक्शन आएगा इस तरीके से, ये कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे ए ई की पावर आयोटा k1 x, यहां से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ये बनेगा बी ई की पावर माइनस आयोटा k1 x, ठीक है। अंदर वाले रीजन में भी क्या लिखोगे, सी ई की पावर आयोटा k2 x, बैक के लिए क्या लिखोगे, डी ई की पावर माइनस आयोटा k2 x। वहीं इधर वाले रीजन के लिए क्या लिखोगे आप, यहां पर आप लिखोगे भैया, यहां पर आपको लिखना होगा एफ ई की पावर आयोटा k1 x। रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए कुछ भी नहीं है, देन आपको वहां पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी दिखाई नहीं देगा इस केस में, ठीक है। अब पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कैसा होगा। देखो भाई, पहली बात तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 से ऊपर ही होगी, सब कुछ पॉजिटिव में ही रहेगा। अब इधर की साइड आप देखोगे आयोटा k1, ये आपके साइन के फंक्शन बन रहे हैं, किसके फंक्शन बन रहे हैं, साइन के फंक्शन बन रहे हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से जाएगी, प्रोबेबिलिटी आपकी इस तरीके से जाएगी, यहां पर आप देखोगे जैसे ही आप बैरियर के पास जाओगे एक्सपोनेंशियली डिके होना शुरू हो जाएगी। बैरियर के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिके होगी। अब जितनी प्रोबेबिलिटी डिके हो जाएगी ना, जितनी प्रोबेबिलिटी डिके हो जाएगी वो उसके बाद बैरियर से बाहर जाने के बाद उतनी ही रहेगी। क्यों उतनी ही रहेगी, क्योंकि यहां पर आगे कोई और पोटेंशियल इसको अपोज करने वाला नहीं है। जितनी यहां पर पहले थी, बैरियर से पहले जब तक कोई बैरियर नहीं था, अपना नॉर्मल वेव फंक्शन आपका चल रहा था, नॉर्मल पार्टिकल चल रहा था, जैसे ही बैरियर में आया एक्सपोनेंशियली डिके कर गई प्रोबेबिलिटी, सही बात है। उसके बाद जैसे ही बैरियर से इधर गया, इधर भी कोई पोटेंशियल नहीं है, तो जिस वैल्यू पर यहां से एग्जिट किया उतनी ही प्रोबेबिलिटी आपको यहां पर भी दिखाई देगी, और यहां पर v बराबर 0 है और यहां पर v बराबर v नोट है। तो इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कहां से है, नूरुद्दीन जेटली से है। 2021 में जब मैं पढ़ाता था तो मैंने उस टाइम भी ये वाला क्वेश्चन अपने नोट्स के अंदर करवाया हुआ था। ये सारे ग्राफ मैंने बनवाए हुए थे, मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी बताई भी हुई थी। जिस बच्चे ने क्लासेस फॉलो करी होंगी उसने इस क्वेश्चन को कर भी दिया होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखो हाँ, एनर्जी सेम रहती है, जितनी एनर्जी पार्टिकल के आने से पहले है, जाते हुए भी एनर्जी उतनी ही रहेगी। किसके ऊपर फर्क आता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हो जाती है। क्या कम हो जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हो जाती है, एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ता। पार्टिकल की एनर्जी यहां पर सेम ही रहेगी, पार्टिकल की एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनर्जी पार्टिकल की क्या रहेगी, सेम ही रहने वाली है।
थ्रू आउट द जर्नी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट, और अंदर कैसे डिके करेगी, एक्सपोनेंशियली डिके करेगी, लेकिन यहां से जाने के बाद एकदम से नहीं चेंज होगी। यहां देखो, यहां से जाने के बाद एकदम से चेंज नहीं होगी, क्योंकि वेव फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, एब्रप्ट चेंज है, एब्रप्ट चेंज दिखाई दे रहा नहीं हो सकता। यहां पर भी देखो एकदम से एब्रप्ट चेंज है, ये भी नहीं हो सकता। कॉन्टिन्यूटी स्मूथ होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही बैरियर में आएगा एक्सपोनेंशियल डिके करेगा, ऐसे फ्लक्चुएशंस बैरियर के अंदर नहीं होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए पार्टिकल कन्फाइंड इन ए वन डायमेंशन बॉक्स बिटवीन x बराबर 0 एंड x बराबर l इज perturbed by the constant potential v on the left half of the box 0 to l by 2 and v by 3 on the right half of the box l by 2 to l। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन करेक्शन ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या होगा। देखो, इस तरीके की कंडीशन तुम्हारे सामने आ रही है, इस तरीके की कंडीशन तुम्हारे सामने आ रही है यहां पर इस क्वेश्चन में। ये आपको कुछ ऐसा दिया गया है, ये आपका इन जनरल बॉक्स है, ये आपका क्या है भाई, इन जनरल पार्टिकल इन ए बॉक्स है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, एक साइड तो v परटर्बेशन कर दिया गया है, एक साइड तो v परटर्बेशन कर दिया गया है आधे हिस्से में, और आधे हिस्से में कितना परटर्बेशन कर दिया गया है, आधे हिस्से में परटर्बेशन कर दिया गया है v/3, इसका 1/3। ठीक है, इस तरीके से किया गया है भाई, 0 है, ये आपका l/2 है, और ये आपका l है। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जो परटर्बेशन है ये कितना है, ये आपका v है, और ये परटर्बेशन कितना है, v/3 है। ये आपका v है, और ये आपका कितना है, v/3। ठीक है, v/3 है। आपको बताना है फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन। देखो, मुझे पता है कि जो एनर्जी करेक्शन होता है परटर्बेशन की वजह से, वो आपके पास होता है ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्राउंड स्टेट का फंक्शन। यहां पर देखो, ग्राउंड स्टेट का फंक्शन, उसके बाद डेल्टा एच, एंड देन फिर फंक्शन, और देन आपका dx। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, यही मैं यूज भी करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या करूंगा भाई, डेल्टा E1, देखो जरा ध्यान से, 0 से l/2 ग्राउंड स्टेट का फंक्शन, और यहां पर v परटर्बेशन है, उसके बाद psi1 नोट है, यहां पर भी नोट तो होता ही है, ओके, यहां पर नोट रहता ही है, पीछे dx प्लस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और यहां पर क्या हो जाएगा, क्लास में भी करवाया हुआ ये वाला क्वेश्चन, l/2 से l। ठीक है, psi1 नोट और v/3, psi1 नोट और यहां पर dx। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा E11 इज इक्वल टू, v कॉमन आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 0 से l/2 psi1 नोट dx, प्लस यहां से v/3 कॉमन, और यहां पर क्या आ जाएगा, psi1 नोट, और यहां पर आपका dx, l/2 से l। वैसे तो यहां पर कंजुगेट होता, बट रियल फंक्शन इसलिए मैंने कंजुगेट नहीं लगाया है। तो यहां पर क्या है, देखो, फंक्शन गुणा फंक्शन, 0 से l/2, आधे रीजन में प्रोबेबिलिटी, आधे रीजन में प्रोबेबिलिटी, तो आधे रीजन में कितनी प्रोबेबिलिटी होती है जी, ये तो होती है सर 1/2। आधे में कितनी प्रोबेबिलिटी होती है सर, ये भी होती है 1/2। 1/2 प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो यहां से क्या बनेगा आपके पास, यहां से बन जाएगा डेल्टा E11 इज इक्वल टू v/2 प्लस v/3 इंटू 1/2, और ये बन जाएगा आपके पास v/2 प्लस v/6, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ v/3। यहां पर बन जाएगा 2 3 हाँ 2v/3। दिस इज द राइट आंसर, 2v/3 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारे पास जून 2024 का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको कुछ बेंजीन के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, और वो स्ट्रक्चर्स देकर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो आपका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है वो ल्यूमो ऑफ बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है। अब ल्यूमो ऑफ बेंजीन का मतलब क्या, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, किसके लिए, बेंजीन के लिए है।
ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जून 2025 में क्वांटम के 12 क्वेश्चन आए हुए थे। 12 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। 8 क्वेश्चन तो मानकर चलो आते ही हैं, 12 क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 35-36 नंबर का एक टॉपिक अगर आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। 36 नंबर 38 नंबर तक वेटेज है। देखिए यहां पर आपको काफी सारे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। आपसे पूछ रहा बेंजीन का ल्यूमो इनमें से कौन सा है। अब बेंजीन का ल्यूमो ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेंजीन का एक बार एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बेंजीन का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं, मैं सीधा फ्रोस्ट सर्कल वाली अप्रोच यूज कर लेता हूं। एक एनर्जी लेवल आपका यहां होगा, एक एनर्जी लेवल यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। इस तरीके से बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां पर मैं इसको अगर इस तरीके से बनाऊं, ये रहा आपके सामने, ये रहा, ये रहा, कुछ ऐसा बनेगा भाई। ठीक है, अब यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन, सही टोटल इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में। अब यहां पर हमें क्या देखने होंगे, नोडल प्लेन्स देखने होंगे। क्या देखने होंगे, नोडल प्लेन्स। क्योंकि इन स्ट्रक्चर से अगर मुझे नोडल प्लेन पता लग जाएंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन से 2 इसके ल्यूमो को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये तो होमो है, ये तो होमो है, ये तो है होमो, ठीक है, और ये है आपका ल्यूमो, और ये है आपकी ग्राउंड स्टेट, लोवेस्ट एनर्जी की स्टेट। तो ल्यूमो में ग्राउंड स्टेट में नोडल प्लेन होता नहीं है कुछ भी। यहां पर नोडल प्लेन कितने होंगे, नोडल प्लेन ग्राउंड में 0, यहां पर 1 और यहां पर 2। इनमें से जिस भी स्ट्रक्चर में 2 नोडल प्लेन होंगे वो ल्यूमो को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा क्वेश्चन गेट में 2 बार आ चुका है, नेट में शायद पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, बट इस बार थोड़ा सा उन्होंने और सारे ही उसने पूछ लिए, इस वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, नहीं तो ग्राउंड स्टेट वगैरह पूछ लेता है। देखो बताता हूं, पहला स्ट्रक्चर क्या है, नीचे वाली लोब पॉजिटिव है और इधर वाली लोब आपकी ऊपर की पॉजिटिव है। तो मैं यहां पर अगले पेज पर बना ही देता हूं सारे के सारे स्ट्रक्चर्स। ये रहा भाई आपके सामने ए ऑप्शन। अच्छे से बना देता हूं एक बार ताकि हमें समझने में आसानी हो। जितना बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा उतना समझने में इजी भी रहेगा। चलिए भाई, यहाँ बन जाएगा, वैसे तो बेहतर ही बनेगा। ठीक है भाई, बन गया, बन गया है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो चारों के चारों ऑप्शन दिए गए वो मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। चारों के चारों ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ड्रॉ करने से पहले मैं एक बार इसके ऊपर सर्कल बना लेता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो फिर तो बात ही बन जाएगी। ऐसे हर क्वेश्चन को आप अप्रोच कर पाओगे उसके बाद। ठीक है भाई, तो इसके मुझे 4 बार कॉपी करनी होगी, 4 बार बनाना पड़ेगा। यहाँ पर, यहाँ पर, और ठीक है, यहाँ पर आपका ए है, फिर आपका बी बनेगा, फिर आपका बी बन जाएगा, देन आपका सी बन जाएगा, और फिर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अब यहां पर क्या है ना, मैं एक बार उनको जो भी पॉजिटिव वाली लोब्स है उनको मैं फिल कर देता हूं। यहां पर आप देखोगे पहले ऑप्शन में ये ऊपर की तीनों, यहाँ के नीचे वाली फिल है। तो पहले ऑप्शन में ये तीनों फिल हैं और यहाँ की नीचे वाली फिल है। ठीक है भाई, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएंगी चीजें। नेक्स्ट में क्या है, ये उधर की उधर और इधर की इधर। ठीक है, नेक्स्ट में ये है, ये है, और ये है, और ये है। ठीक है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। एक मिनट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, ये उन्होंने हटा दी। चलिए भाई, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद अगर अगला ऑप्शन देखूं, लास्ट में भी उनको हटा दिया गया है, लास्ट में भी इनको हटा दिया गया है, इनको रिमूव भी कर देता हूं। ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है भाई। ये है भाई कहानी पूरी। थर्ड ऑप्शन में क्या है आपके पास, थर्ड में है आपके पास ये नीचे, ये नीचे, यहाँ पर ये दोनों ऊपर और ये नीचे वाली और ये नीचे वाली, ऐसा कुछ है। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में इधर नीचे उधर ऊपर, यहां नीचे नीचे और यहां पर ऊपर ऊपर। मुझे नोडल प्लेन्स देखने हैं भाई। नोडल प्लेन्स कैसे देखूंगा, नोडल प्लेन्स में देखूंगा जहां पर मुझे बीचों बीच ऑपोजिट लोब दोनों साइड दिखाई दे रहे होंगे, एडजेसेंट के ऊपर ऑपोजिट लोब दिखाई दे रही होंगी। तो यहां पर आप क्या देखोगे, यहां पर अगर मैं एडजेसेंट की बात करूं तो इसमें एक नोडल प्लेन आपको यहां से यहां दिखाई दे रहा हो।
यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक नोडल प्लेन, प्लस का माइनस में रिफ्लेक्शन। एडजेसेंट की बात मेनली होती है, इनका तो आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता। और यहां पर क्या है आपके पास, ये है। तो इसमें कितने नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन इसमें एक है। नोडल प्लेन कितना है, नोडल प्लेन एक है। तो ये तो ल्यूमो नहीं हो सकता। यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपको मिल जाएंगे दो नोडल प्लेन, एक तो आपको यहां से मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है, और एक आपको यहां से भी मिल जाएगा नोडल प्लेन। चेक कर लो एक बार, यहां पर दो नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन आपके यहां पर दो है, दो नोडल प्लेन देखो, प्लस का माइनस में और प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में और माइनस का, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है, एक तो बी हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन हो जाएगा तो ये वाला खत्म हो गया और ये वाला भी खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे सी और डी चेक करने होंगे, सी और डी चेक कर लेता हूं। अब सी में देखो, सी में अगर आप देखोगे तो आपको यहां से आपको नोडल प्लेन दिखाई देंगे, एक तो यहां से ऐसे और एक नोडल प्लेन आपको दिखाई देगा यहां से ऐसे। यहां पर आपको सी में दो नोडल प्लेन दिखाई देंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। यहां देखोगे प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां देखोगे आप इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहां पर भी नोडल प्लेन कितने हैं, नोडल प्लेन यहां पर भी आपके दो हैं, सही है। तो एक आपका सी हो जाएगा। डी को देखना चाहो तो डी को भी देख सकते हो, बट डी में आप पाओगे कि आपके पास एक ही नोडल प्लेन है यहां से। क्यों, देखो, बल्कि ये भी आई थिंक नोडल प्लेन नहीं है, आई थिंक ये वाला भी नोडल प्लेन यहां से पास, हाँ ये वाला नोडल प्लेन है, ये वाला नोडल प्लेन है। दिस इज द नोडल प्लेन, प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में। तो इसमें एक नोडल प्लेन है, इसमें क्या है आपके पास, नोडल प्लेन जो है वो एक है। तो ये तो आपका लोवेस्ट अनऑक्युपाइड है, ये उससे नीचे वाली स्टेज है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपका होगा बी एंड सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहां पर आपको सिलेक्टेड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट, जो नीचे यहां पर दिए गए हैं उसमें एक स्पेशल वेव फंक्शन दिया गया है जिसमें 1s और 2s ऑर्बिटल दिए गए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक स्पिन वेव फंक्शन भी दिए गए हैं जिसमें अल्फा और बीटा असाइन किया गया है पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इनमें से कहता है इनमें से कौन सा जो ऑर्बिटल है या फिर कौन सा जो कॉम्बिनेशन दिया गया है वो ट्रिपलेट स्पिन स्टेट का वेव फंक्शन है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो ट्रिपलेट स्पिन स्टेट होती है ना, जो ट्रिपलेट स्पिन स्टेट होती है ना, ये क्या होती है आपकी, ये आपकी सिमेट्रिक स्पिन स्टेट होती है। इसमें आपको कौन सा फंक्शन ढूंढना होगा, जो एंटी सिमेट्रिक वाला होगा वो आपको ढूंढना होगा। देखो मैं बताता हूं कैसे आपको करना है इस क्वेश्चन को। देखो जैसे हमें बोला है ट्रिपलेट स्पिन स्टेट, अगर मैं ट्रिपलेट स्पिन स्टेट की बात करूं तो आप यहां पर क्या पाएंगे, आप यहां पर पाएंगे भाई कुछ इस तरीके से। ये आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली कौन सी, अल्फा 1 अल्फा 2, दूसरी बीटा 1 बीटा 2, और तीसरी कौन सी, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 और अल्फा 2। ये क्या होती है, ट्रिपलेट स्पिन स्टेट होती हैं। अगर मैं एमएस की बात करूं, एमएस की अगर बात करूं, इसके लिए +1, इसके लिए -1 और इसके लिए क्या होती है, 0 होती है एमएस की वैल्यू। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसकी, तो ओवरऑल स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, एस की वैल्यू 1 होती है, 2s + 1 से क्या निकल कर आता है, 3 निकल कर आता है, 3। और ये सारी की सारी स्टेट क्या होती हैं, ऑल दीज आर सिमेट्रिक, ऑल दीज वेव फंक्शंस आर सिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन। ये क्या है, सिमेट्रिक स्पिन पार्ट है, सिमेट्रिक स्पिन पार्ट है, दिस इज सिमेट्रिक स्पिन पार्ट, सही है। अब सिमेट्रिक स्पिन पार्ट है तो स्पेस पार्ट कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, तभी बात बनेगी। अगर स्पिन पार्ट सिमेट्रिक है तो स्पेस पार्ट कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, टोटल वेव फंक्शन क्या बनना चाहिए आपका, एंटी सिमेट्रिक बनना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज स्पेस पार्ट मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक, स्पेस पार्ट मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक। अब इसमें से हमें क्या ढूंढना है, एंटी सिमेट्रिक पार्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है भाई, एंटी सिमेट्रिक पार्ट हमें यहां से ढूंढना है। देखो जो प्लस वाले हैं वो ऑटोमेटिक आपको एंटी सिमेट्रिक देंगे ही नहीं, जो भी प्लस वाले हैं ना, क्योंकि
अगर स्पिन वाले में प्लस का साइन आ रहा है तो स्पेस वाले में माइनस का साइन आना चाहिए। तो आप जब यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वालों में तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन बचता आपके पास बी और डी। ए और सी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि बीच में आपका प्लस का साइन है। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। यहां पर बी ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, बी ऑप्शन नंबर है, यहां पर आपके पास है 1s अल्फा 2s बीटा, यहां पर है 1s अल्फा और 2s आपके पास यहां पर है बीटा। समझने की कोशिश करना, पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी पहला इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी पहला इलेक्ट्रॉन है। 1s अल्फा 2s अल्फा, 1s अल्फा और 2s बीटा, यहां पर आपके पास है 1s2 अल्फा 2 और यहां पर 2s2 और यहां पर आपका बीटा 2 है और फिर यहां पर मोड लगा दिया जा रहा है। फिर आपसे यहां पर माइनस का साइन दिया गया है आपको। देन कहता है 2s अल्फा 1 1s बीटा 1, 2s में अल्फा वाला 2s अल्फा 1, अगर 1 है तो यहां पर 2s 1 लगा दूंगा, अल्फा 1 लगा दूंगा और 1s और यहां पर 1 और यहां पर बीटा 1। ठीक है भाई। उसके बाद 2s 1 अल्फा 1 1s 1 बीटा 1, 1 क्या है मतलब पहला इलेक्ट्रॉन है, ये पहले इलेक्ट्रॉन में 2s में इलेक्ट्रॉन है पहला और अब ऊपर की साइड स्पिन है, ये 1s में इलेक्ट्रॉन है पहला और नीचे की साइड स्पिन है। फिर क्या है 2s अल्फा 2, फिर यहां पर है आपका 2s यहां पर 2 अल्फा 2 और 1s यहां पर 2 और यहां पर आपका बीटा 2। इस तरीके की कहानी आपको देखने को मिल रही होगी और बीच में आपका माइनस का साइन है। अब मुझे देखना है कि ये मुझे टोटल पॉसिबल वेव फंक्शन देता है या नहीं देता है, मतलब इसमें जो स्पेस पार्ट है ना वो एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो मल्टीप्लाई करनी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस दिस, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1s1 2s2, यहां पर आ जाएगा 1s1 और यहां पर आपका 2s2 और क्या है अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2, ये बन जाएगा भाई आपका पहले वाली टर्म। उसके बाद माइनस यहां पर क्या है 2s1 1s2 माइनस 2s1 और 1s आपका 2। ठीक है। फिर क्या है बीटा 1 अल्फा 2, यहां पर है बीटा 1 और अल्फा 2। देन अगर माइनस का साइन लगाऊंगा तो यहां पर माइनस आ जाएगा आपके पास और यहां पर क्या देखोगे आप, इसके इससे मल्टीप्लाई 2s1 1s2, यहां पर क्या है 2s1 1s2, उसके बाद अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2। सही है। उसके बाद क्या है भाई आपका माइनस 2s2 1s1, यहां पर क्या है भाई माइनस 1s1 और 2s2। सही है। 1s1 और यहां पर क्या है आपका बीटा 1 अल्फा 2, बीटा 1 अल्फा 2। हाँ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन एक दो ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा, बाकी ऑप्शन कैसे कैंसिल आउट होंगे एक ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई यहां पर आप क्या कर सकते हो 1s1 2s1 अल्फा 1 बीटा 2, फिर से यहां पर क्या है देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं इस ब्रैकेट को यहां से हटा देता हूं और इस माइनस माइनस को क्या कर देता हूं प्लस कर देता हूं। ठीक है, ये ब्रैकेट यहां से रिमूव कर देता हूं। कुछ ऐसी कहानी अब आपको देखने को मिलेगी, ये आपके सामने होगा। देखो 1s1 2s2 1s1 2s2 और यहां पर है अल्फा 1 बीटा 2, वहां पर है बीटा 1 अल्फा 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा अगर मैं पहली टर्म की बात करूं, पहली टर्म की बात करूं और इस वाली टर्म की बात करूं, तीसरी टर्म की बात करूं, तो यहां से आप क्या देखोगे, यहां से आप देखोगे 1s1 2s2 और यहां पर अंदर क्या रहेगा अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 अल्फा 2। आई होप आप समझ पा रहे होगे, यही बन रहा है। इसी तरीके से देखो जरा, अगर मैं बात करूं इस टर्म की, इस टर्म की और इस टर्म की, ठीक है, तो यहां देखो क्या कॉमन आ रहा है 2s1 1s2, 2s1 1s2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 2s1 और 1s2 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है आपका, यहां पर देखोगे बीटा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 बीटा 2। सही बात है भाई, यही बन रहा है। अगर मैं अब इस पूरे को देखूं तो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ये वाली चीज बाहर कॉमन आ जा रही है, तो पूरे में से क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 1s1 2s2 माइनस 1s1 2s2 माइनस 2s1 और यहां पर आपका 1s2 और यहां पर बाहर क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 अल्फा
2। ध्यान से देख लो भैया, ये आपकी क्या है, दिस इज ट्रिपलेट स्पिन स्टेट, ट्रिपलेट स्पिन स्टेट, स्पिन स्टेट है, ठीक है। और ये क्या है आपकी, सिमेट्रिक भी है, और स्पेस पार्ट आपका क्या है भैया, एंटी सिमेट्रिक है। स्पेस पार्ट आपका क्या है भैया, एंटी सिमेट्रिक है। तो आप क्या कर सकते थे, इस तरीके से चेकआउट कर सकते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होगा, बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और प्रॉपरली डिटेल में मैंने आपको सॉल्यूशन भी करवा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फॉर एन आइगन स्टेट साई ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। जब किसी आइगन स्टेट साई की मैं बात करता हूं तो, और टाइम डिपेंडेंट अगर हैमिल्टोनियन होता है तो हमें पता है कि जो आपके पास एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है ना, इससे आप क्या निकाल देते हो, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन निकालते हो। टाइम डिपेंडेंट क्या निकालते हो, वेव फंक्शन निकालते हो। तो यहां पर हमारे पास आता सॉल्यूशन करने के बाद साई टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा ई टी, आयोटा ई टी डिवाइड बाय एच कट, ई टी डिवाइड बाय एच कट, ये हमारे पास आता है भाई, ये हमारे पास आता है। तो वेव फंक्शन तो क्लियरली टाइम पर डिपेंडेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं बात करूं साई स्टार इंटू साई, अब साई स्टार इंटू साई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, जो किसके बराबर होता है, साई इंटू साई स्टार के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं दोनों की गुणा करता हूं तो ये क्या बनेगा, ई की पावर माइनस आयोटा ई टी डिवाइड बाय एच कट, ई की पावर माइनस आयोटा ई टी डिवाइड बाय एच कट और आयोटा का कंजुगेट, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ई की पावर माइनस आयोटा ई टी डिवाइड बाय एच कट, और यहां पर आ जाएगा आपका, माइनस नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये इस तरीके से बनेगा भाई आपके पास। तो ये बनेगा ई की पावर आयोटा ई टी डिवाइड बाय एच कट, दोनों पावर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ई की पावर 0 बन जाएगा और ये आ जाएगा 1, ठीक है। केवल और केवल स्पेस वाला पार्ट रहेगा, टाइम वाला पार्ट नहीं रहेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, केवल फंक्शन ही टाइम पर डिपेंड करता है। बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। वेव फंक्शन टाइम डिपेंडेंट होता है, जो साई इंटू साई स्टार है वो टाइम के क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। जब भी कभी क्लास में पढ़ाया जाता है, रिवीजन करवाया जाता है, हर बार ये बात बताई जाती है, क्योंकि टिफर में काफी पहले से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। सीएसआर नेट में भी शायद 1-2 बार इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट कहता है द वेव फंक्शन ऑफ ए वन डायमेंशन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। एक वन डायमेंशन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का वेव फंक्शन आपको यहां पर दे दिया है, जिसमें यहां पर एक कांस्टेंट दिया हुआ है x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए, वेव फंक्शन दिया गया है, ठीक है। फिर कहता है ये जो a है ना, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। देखो भाई, जो हमारे पास वन डायमेंशन सिस्टम होता है ना, फॉर ए वन डायमेंशन सिस्टम, किसी भी वन डायमेंशन सिस्टम के लिए साई हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ की पावर 1/2, लेंथ की पावर कितना, 1/2 इज इक्वल टू L 1/, लेंथ की पावर 1/2 क्या होती है, उसकी डायमेंशन होती है। चाहे आप पार्टिकल इन बॉक्स देख लो, वहां पर √2/L होता है। एग्जांपल के तौर पर आप देखोगे पार्टिकल इन बॉक्स क्या होता है, साई इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाय L। IIT जैम में बहुत पहले ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। साइन n पाई x बाय L, इसकी भी डायमेंशन क्या होती है, इसकी भी डायमेंशन होती है लेंथ की पावर -12। तो यहां पर मैंने गलती से लिख दिया, लेंथ की पावर -12 आएगा। लेंथ की पावर कितना होता है, -12 होता है। 2D है तो लेंथ की पावर -1 हो जाएगा, 3D है तो लेंथ की पावर -3/2 हो जाएगा। ओके, अब हमें फंक्शन क्या दिया गया है, हेयर गिवन इज, हेयर साई इज इक्वल टू a यहां पर है, फिर आपका x है और e की पावर -x² डिवाइड बाय a²। तो आप यहां पर देखोगे कि भाई ये जो एक्सपोनेंशियल है ना, ये तो आपका होता है डायमेंशनलेस। ये क्या होता है, ये आपका होता है डायमेंशनलेस। इसका तो कोई चक्कर ही नहीं होता, इसका कोई चक्कर नहीं होता है, ये डायमेंशनलेस होता है। दिस इज डायमेंशनलेस। बड़ा आसान क्वेश्चन था यार ये। इसका मतलब इस पूरे की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की पावर -1/2, ठीक है। तो यहां से क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज a इंटू एक्स इज इक्वल टू लेंथ की पावर -1/2। अब x की डायमेंशन क्या है, लेंथ की पावर 1 है,
लेंथ की पावर -1/2 है, तो a क्या होगा आपके पास, l की पावर -1/2 और l की पावर 1, लेंथ की पावर 1, ये आ जाएगा l की पावर -1/2 -1। दिस इंप्लाइज a हैज डायमेंशंस ऑफ l की पावर -3/2। l की पावर -3/2 इज द राइट आंसर। l की पावर -3/2 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, मुश्किल क्वेश्चन कुछ था नहीं खास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहता है फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल ए बी, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ए बी दिया गया है, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर एंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अलोंग द जेड डायरेक्शन। कहता है कि जो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, वो किसके अलोंग है, वो जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है भाई, प्लॉट ऑफ ओवरलैप इंटीग्रल एस फॉर द px ऑर्बिटल ऑफ ए एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल ऑफ बी। ये आपको किस तरीके से दिखाई देगा, देखो आपको समझना पड़ेगा। यहां पर बात कर रहा है दो एटम आपके पास है, या फिर कहिए एक डायटोमिक मॉलिक्यूल आपके पास है, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, अब एक डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर आपके पास है तो आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे, देखो जरा ध्यान से, मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल आपके पास इस तरीके से, मॉलिक्यूल एक सिस्टम आपके पास है, मानकर चलिए ए है और ये आपका बी है। ठीक है, आप यहां पर एक और बात मानकर चलेंगे कि ये जो एक्सिस है ना, ये कौन सा है, ये आपका है भाई जेड एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और ये किस साइड जा रहे हैं आप इधर जेड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर मैं एक्स बना लेता हूं। ठीक है, ये आपका जेड है और ये आपका एक्स है। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। अब क्या करना है, अब वो कह रहा है कि भैया अगर ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो क्या कंडीशन बनने वाली है, और फिर दूर जा रहे हैं तो क्या कंडीशन बनने वाली है। जब मैं यहां पर बात करता हूं, ये इनके बीच में डिस्टेंस आर है। ठीक है, अब यहां पर कोई ना कोई px ऑर्बिटल है, यहां पर कोई ना कोई px ऑर्बिटल है, px की बात कर लेता हूं, और यहां पर कोई ना कोई मैं बात कर लेता हूं d ऑर्बिटल की। यहां पर किसकी बात कर लेते हैं, dx z ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप साइन वाइन को भूल जाइए, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से ही कहानी खत्म हो जाएगी। अब अगर dx और dx z को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन उसका कर रहे हैं, तो आप यहां पर क्या देखोगे, आप यहां पर देखोगे कि जब r की वैल्यू 0 होगी, जब r की वैल्यू 0 होगी, तो एक्चुअल में कहानी क्या होगी, जब r 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो जो a है ना, जो a है और जो b है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, जो a और b है ना वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। कहीं ना कहीं मैं हल्का सा दिखा देता हूं आपको समझाने के लिए। एक्चुअल में a और b क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे। तो मतलब यहीं पर तो आपका px बन रहा होगा और वहीं पर आपकी यहां पर dxz की भी लो बन रही होंगी। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी बन रही होगी, कुछ ऐसा बन रहा होगा। लेकिन आपको यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी कि जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे, r जब आपका 0 हो जाएगा, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप पाओगे r के 0 होने के बाद, r के 0 होने के बाद बोथ ऑर्बिटल लाई ऑन, बोथ ऑर्बिटल, कौन कौन, बोथ ऑर्बिटल कौन सा, यहां पर px और dxz, px एंड dxz lying on same न्यूक्लियस। दोनों के दोनों कहां लाई करेंगे, सेम न्यूक्लियस के ऊपर लाई करेंगे। एंड ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। जब मैं बात करता हूं किसी एक पर्टिकुलर एटम की, जैसे मैं बात कर लेता हूं, आप मानकर चलिए मैं बात करता हूं क्लोरीन की, क्लोरीन के अंदर, या फिर और भी आप आयरन की किसी की भी बात करोगे, तो वहां पर आप पाओगे कि जो px ऑर्बिटल है और जो dxz ऑर्बिटल है ना, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, जब ऑर्थोगोनल होते हैं तो दोनों में कोई भी कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन नहीं होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज यहां पर क्या लिखोगे आप, दिस इंप्लाइज s टेंड्स टू 0 एज r टेंड्स टू 0। जैसे जैसे r 0 की तरफ जाएगा तो जो ओवरलैपिंग है वो भी 0 की तरफ जाते चली जाएगी। तो मतलब r बराबर 0 पर कोई भी ओवरलैपिंग होती हुई आपको नहीं दिखाई देगी। तो यहां पर r 0 है तो ओवरलैपिंग पॉजिटिव दिखा रखी है, नहीं होगा।
R0 है ओवरलैपिंग पॉजिटिव दिखा रखी है, नहीं होगा। R0 है ओवरलैपिंग पॉजिटिव है, नहीं होगा। 0 के ऊपर ओवरलैपिंग क्या होगी, 0 से हल्का सा दूर जाने शुरू करोगे, ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी और फिर क्या कर जाएगी, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो दोनों बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे। ये ऑर्बिटल कहीं दूर होगा, ये ऑर्बिटल कहीं दूर होगा, जिस वजह से बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर भी ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देन इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आपको अननॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस वेव फंक्शन, आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहां पर दिया है, ठीक है, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, लिमिट आपको दी गई है, आपसे एवरेज वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर की। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ये आप मानकर चलिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है कितनी, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बल्कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दी गई है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दी हुई है, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये होती है फंक्शन गुणा फंक्शन का कंजुगेट। अब ये रियल वेव फंक्शन है, तो यहां पर क्या रहा होगा इसका वेव फंक्शन, दी सिंपल है, इसका वेव फंक्शन रहा होगा e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय 2। ये वेव फंक्शन रहा होगा, तभी तो दोनों ने गुणा करके आपको ये प्रोबेबिलिटी दी होगी। अब क्या करना है, इस वेव फंक्शन की हेल्प से एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं भाई, देखो जरा ध्यान से। नाउ एक्स स्क्वायर एवरेज क्या बनेगा, यहां देखो, यहां पर आप फंक्शन लिखोगे, उसके बाद यहां पर एक्स स्क्वायर लिखोगे, फंक्शन लिखोगे और फिर आप dx लिखोगे। नीचे भी सेम कहानी चलेगी, फंक्शन का कंजुगेट, फंक्शन और यहां पर आपका dx, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एवरेज क्या बनेगा आपके पास, देखो जरा ध्यान से, ये बन जाएगा, ऊपर बनेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। यहां पर आपके पास बन जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फंक्शन गुणा फंक्शन, फंक्शन गुणा फंक्शन क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, या फिर आप ऐसा कर लो, कोई नहीं स्टेप मिस नहीं करता हूं, ए एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय 2 और यहां पर dx और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय 2 e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय, ठीक है। अब मैं आगे लिखता हूं, यहां पर क्या बनेगा आपके पास, यहां पर मैं एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, मैं यही लिख देता हूं क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी आगे वाले पेज पे। वो होता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, x की पावर n e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होता है आपके पास, या फिर e की पावर एल्फा एक्स स्क्वायर लिख लो, कोई बात नहीं, एल्फा एक्स स्क्वायर dx, ये होता है आपके पास। अगर मैं इसको बोलूं तो n इज इक्वल टू E1 के केस में ये बनता है गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाई एल्फा की पावर n प्लस 1 बाई 2, और इफ n इज इक्वल टू E1, अगर n E1 होता है तो, एंड इज इक्वल टू 0 इफ n इक्वल टू ओड, ये हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। तो मैं यही एक्सप्रेशन इसके ऊपर लगाने वाला हूं, तो यहां पर आप देखोगे x की पावर n मुझे चेक करना है, बस बाकी कुछ चेक नहीं करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहां पर एक्स स्क्वायर और e की पावर एल्फा एक्स स्क्वायर, यही है भाई, e की पावर एल्फा एक्स स्क्वायर, और पीछे आके आ जाएगा आपका dx डिवाइड बाय माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अल्फा नहीं है वो, आई थिंक ए है, हम लोगों ने अल्फा लिख दिया, क्वेश्चन में ए ही दिया हुआ है, ए, और कहीं भी अगर अल्फा लिखा तो हाँ ठीक है, बाकी जगह सही है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हेयर अल्फा इज इक्वल टू ए, ठीक है भाई। देखो x की पावर n, x की पावर n, n यहां पर 2 है, गामा फंक्शन ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2, तो यहां पर आ जाएगा गामा फंक्शन ऑफ 2 प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाय a की पावर 2 प्लस 1 बाई 2, पूरे के डिवीजन में, ऊपर वाला मैंने यहां सोल्व कर लिया है, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूं भाई, यहां पर कुछ ऐसे, ठीक है। अब सही रहेगा, अब सही रहेगा, अब सही है, ओके।
ये आ जाएगा भाई, ये मैंने ऊपर वाला ऊपर ही मेंशन कर दिया है। नीचे क्या है, नीचे आपका x की पावर 0 है, ठीक है। तो गामा फंक्शन ऑफ 0 + 1/2 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, a की पावर 0 + 1/, ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा गामा फंक्शन ऑफ 3/2। अब मुझे पता है कि जो 3/2 का गामा फंक्शन होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/2 इंटू रूट पाई, ठीक है। और 1/2 का गामा फंक्शन कितना होता है, रूट पाई होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे 7/2 का निकालना हो, 5/2 का निकालना हो, तो वो भी मैं यहां से निकाल सकता हूं। यहां पर बन जाएगा गामा फंक्शन ऑफ 5/2, 5 में से 1 गया 3, 3/2 इंटू 1/2 और 1/2 के बाद क्या आ जाएगा, रूट पाई, ठीक है। 7/2 का निकालोगे तो 5/2, 3/2, 1/2 एंड देन आपका रूट पाई, ठीक है। वैल्यूज यहां से यूज कर दूंगा। दिस इंप्लाइज x² एवरेज इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या बनेगा, 1/2 इंटू रूट पाई, 1/2 इंटू रूट पाई, सीधा रूट पाई बाय 2 लिख देता हूं। और यहां पर क्या है, अल्फा की पावर 3/2 डिवाइड बाय, यहां पर क्या आ जाएगा, इधर की साइड नीचे बचेगा रूट पाई और a की पावर 1/2। जो कैंसिल हो रहा काट दोगे उसको, जो कैंसिल हो रहा उसको काट दो। यहां पर नीचे बच जाएगा पावर 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2a, 1/2a, 1/2a क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर आप x² की एवरेज वैल्यू निकालते हो ग्राउंड स्टेट के लिए तो 1/2 बीटा आती है। बस यहां पर क्या है, बीटा की जगह a दिया गया है, आप सीधा वहां से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा भाई। और ए हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया है ए बी, कहता है अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, एक अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है जिसका होमो दिया गया है और ल्यूमो दिया गया है। होमो और ल्यूमो के अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस आपको दिए गए, ठीक है। फिर कहता है कि द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज अलोंग द जेड एक्सिस, ए बी इज ए। फिर कहता है कि ए और बी के बारे में आप अपना निष्कर्ष बताइए, क्या निकालते हो। जो ए है वो सिग्मा डोनर है और ए आपका पाई एक्सेप्टर है, ठीक है। जो ये मोलिक्यूल है ना ए बी, ये ए के थ्रू तो सिग्मा डोनर है और पाई ए के थ्रू ही पाई एक्सेप्टर है। और दूसरा ऑप्शन है सिग्मा डोनर है बी के थ्रू, पाई एक्सेप्टर है बी के थ्रू। फिर सिग्मा डोनर है ए के थ्रू, पाई एक्सेप्टर है बी के थ्रू, सिग्मा डोनर है बी के थ्रू और पाई एक्सेप्टर है ए के थ्रू। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी। पहली बात तो पाई एक्सेप्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पाई एक्सेप्टर होने के लिए उसको डोमिनेट करना पड़ेगा किसके अंदर, मतलब एक्सेप्टर होने के लिए ल्यूमो में डोमिनेट करना पड़ेगा। अगर कोई एक्सेप्टर है, अगर कोई एक्सेप्टर है तो वो कहां डोमिनेट करेगा उसका वेव फंक्शन, ल्यूमो में उसका साई क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। सही बात है भैया, ल्यूमो में कौन डोमिनेट करेगा, साई डोमिनेट करेगा उस वेव फंक्शंस का। तो यहां पर एक बार ल्यूमो लिख लेता हूं। तो साई ल्यूमो क्या है हमारे पास, साई लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है आपके पास 0.1 पाई ए 2px, ठीक है, प्लस 0.9 पाई 2px 2px। अब मुझे पता है जो z ऑर्बिटल है वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर ल्यूमो में a डोमिनेट कर रहा है कि b, भाई पक्का b डोमिनेट कर रहा है, पक्का b डोमिनेट कर रहा है, यही वाला डोमिनेट कर रहा है, यही वाला क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। और px से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो जो ल्यूमो है ना, ल्यूमो उसमें पाई एक्सेप्टर कौन होगा, दिस इंप्लाइज b इज पाई एक्सेप्टर, B इज पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर थ्रो B। तो पाई एक्सेप्टर थ्रो A खत्म हो जाता है, पाई एक्सेप्टर थ्रो A खत्म हो जाता है। अब मुझे देखना है कि सिग्मा डोनर A से हो सकता है क्या, या फिर B से होगा। अब सिग्मा डोनर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें डोमिनेशन होनी चाहिए, मतलब उसमें अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा होंगे, मान लो A और B आपके पास है। देखो मैं यहां पर साई होमो बना देता हूं। डोनर होने के लिए, सिग्मा डोनर होने के लिए या फिर सिंपली डोनर होने के लिए, सिंपली डोनर होने के लिए जो आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें साई को क्या करना पड़ेगा,
डोमिनेट करना पड़ेगा, उसमें वेव फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डोमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ए बी है, ठीक है, ए बी कोई हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। अब अगर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ये वाला सिस्टम है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड के अंदर ए के ऊपर तो ज्यादा डेंसिटी होनी चाहिए ना, ए के ऊपर डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू बी। अगर ए के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एज कंपेयर टू बी, तो ए से ही तो डोनेट करेगा ना, ए से डोनेट करेगा। तो मुझे इसका क्या लिखना पड़ेगा, वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा, साई होमो इज इक्वल टू, साई होमो इज इक्वल टू क्या बन रहा है, देखो 0.9 पाई 2sa, उसके बाद क्या कह रहा है वो, प्लस 3 फाई 2pz, 2pza, pza, देखो s भी सिग्मा बनाता है, pz भी सिग्मा ही बनाता है, और प्लस क्या है आपका, प्लस आपका है यहां पर 0.1 पाई b 2px। ठीक है, तो यहां पर डोमिनेशन किसका है, यहां पर इसका डोमिनेशन है, तो यहां से इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है सिग्मा डोनर थ्रू ए के थ्रू क्या है, सिग्मा डोनर है। तो आंसर क्या होगा, सिग्मा डोनर थ्रू ए एंड पाई एक्सेप्टर थ्रू बी, सिग्मा डोनर थ्रू ए एंड पाई एक्सेप्टर थ्रू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो काफी आसान ही था, इसके अंदर तो थोड़ा सा आंसर की में गड़बड़ भी थी, वो बाद में चेंज भी कर दिया गया था, दोनों ऑप्शन को सही बता दिया गया था। यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि भैया मैग्नीट्यूड ऑफ, आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन इससे पिछली बार भी पेपर में आया था, जहां पर आपसे थीटा पूछा गया था, आपने वहां पर थीटा निकाला था। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज √6h कट। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल बिटवीन इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अबाउट द z एक्सिस। देखो भाई, हमें पता है होता क्या है ना, कोस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था नेट में, और अब की बार भी यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और रिपीट भी होगा क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, mh कट डिवाइड बाय l इंटू l+1, और यहाँ पर आपका h कट। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, दिस इंप्लाइज कोस थीटा इज इक्वल टू m डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ l+। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमसे क्या पूछा है, हमें क्या दिया है उसने, हमें यहाँ पर L की वैल्यू दे दी है, हमें यहाँ पर उसने L की वैल्यू दे दी है, हमें यहाँ पर उसने दिया है L बराबर L इंटू l+1 बराबर 6h कट। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, L इंटू l+1 इज इक्वल टू 6, L इज इक्वल टू, L की वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक है भाई, हमारे पास क्या आ गया, L की वैल्यू 2 आ गई। नाउ यहां पर मैं लिखूंगा स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल कब होगा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा जब L और M बराबर होंगे। स्मॉलेस्ट एंगल एग्जिस्ट इफ L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू क्या, स्मॉलेस्ट एंगल होने के लिए L और M को क्या होना होगा, बराबर होना होगा। जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और जो उसका Z कंपोनेंट है, उनके बीच में अगर मैं स्मॉलेस्ट एंगल की बात करूं तो L बराबर 2 के ऊपर स्मॉलेस्ट होता है, फिर 1 पर, और फिर 0 पर, उसके बाद 1 पर फिर से, फिर 2 पर फिर से, और फिर 0 पर फिर से आपका वही आ जाता है। ठीक है, यहां देखो, यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज कोस थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय, यहां पर है आपके पास √6h कट, यही बन जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय √6। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज कोस थीटा इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा √2/3, ये आ जाएगा √2/। ठीक है भाई, अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू √2/3। तो यहां से क्या निकालूंगा, यहां से निकालूंगा दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स √2/। ठीक है, तो यहां पर कोई ऑप्शन है, कोस इनवर्स √2/3 कोई ऑप्शन नहीं है। बट आप यहां पर देखोगे कि जो ये वैल्यू होती है ना, किसके बराबर होती है, ये होती है टेंजेंट इनवर्स 1/√2 के बराबर होती है, और ये होती है साइन इनवर्स 1/√3 के बराबर होती है।
ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे टेंजेंट इनवर्स 1/√2 और साइन इनवर्स 1/√3 दोनों ही इस क्वेश्चन के सही आंसर थे। जिसने एक लगाया था उसको भी मार्क्स मिल गए, दोनों लगाए थे, दोनों तो लगा ही नहीं सकता था, जिसने कोई भी लगाया था उसको वहां पर मार्क्स मिल गए होंगे। आंसर क्या बनेगा इसका? बी एंड डी, बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको यहां पर एक वेव फंक्शन दिया गया है साई बराबर C1F1 प्लस C2F2, ठीक है। उसके बाद उसने क्या निकाल दिया, उसने यहां पर जो आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो आपसे पूछी है, और आपको यहां पर क्या दिया है, इस ट्रायल वेव फंक्शन से एनर्जी आपको निकालनी है, और जो इंटीग्रल है उनकी वैल्यूज आपको दी गई है, H11, H22, H12, H21, इन सब की वैल्यू आपको यहां पर प्रोवाइडेड है। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होगा। भाई देखो, हम जानते हैं जब भी हम इस तरीके से वेव फंक्शन लेकर चलते हैं, साई बराबर C1F1 प्लस C2F2, ठीक है। वेरिएशन मेथड से या फिर लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल से, यूजिंग लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, वी गेट सेकुलर डिटर्मिनेंट H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H21 माइनस ES21, H22 माइनस ES22, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। आपको सब कुछ दिया हुआ है, ये रहा H11, H22 कितना दिया है जी आपको? 5, H21 और H12 कितना दिया है जी आपको? 2, S11 S22 नहीं दिया है तो 1 मानते हैं, और S12 और S21 दिया है तो क्या मानते हैं? नहीं दिया तो 0 मानते हैं। सारी वैल्यूज पुट कर दो, ये 5 है, तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बन जाएगा 5 माइनस ई, और यहां पर H12 आपका 2 है, ठीक है, माइनस ई इंटू 0, ठीक है, 2 माइनस ई इंटू 0 और 5 माइनस ई, और यहां पर किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, 5 माइनस ई, 5 माइनस ई, 2 और 2, ये बन जाएगा भाई। आपके पास बनेगा 5 माइनस ई, यहां पर 2, यहां पर 2, और यहां पर 5 माइनस ई, किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। 5 माइनस ई का होल स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 25 जमा ई स्क्वायर माइनस 10 ई, और ये आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 10 ई और माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो, आपको इसको फ्रैक्शन में ब्रेक करना होगा। आप इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हो, या तो आप ऑप्शन से 7 और 3 का पेयर बनेगा, या फिर 5 और 2 का पेयर बनेगा। देख लो भाई, 5 और 2 के पेयर में आपका 10 है, और 7 और 3 के पेयर में भी यहाँ पर सम 10 हो रहा है, लेकिन 5 और 2 के पेयर में यहाँ पर सम 10 नहीं हो रहा, कितना हो रहा? 7 हो रहा है। तो ये क्या बनेगा? ई स्क्वायर माइनस 7 ई माइनस 3 ई माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ई यहाँ पर कॉमन, ई माइनस 7 माइनस का 3 यहाँ पर कॉमन, ई माइनस 7। ठीक है भाई, ये आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। 21 आपका प्लस का रहेगा, प्लस का रहेगा भाई, ठीक है, प्लस का बनेगा, प्लस का बन जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ई माइनस 3 और आपका ई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ई की वैल्यू 3 होगी और 7 होगी। लोवेस्ट वैल्यू को चूज किया जाता है क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? लोवेस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो 3 यहां पर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, देखते हैं क्या है। हाँ जी, ये बड़ा बेहतरीन सवाल था, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन था। जिसने इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया होता वो इस क्वेश्चन को कर पाता, लेकिन मैं यहां पर बोलूंगा 2 क्वेश्चन ऐसे थे 12 में से जो शायद बच्चों से नहीं होने के थे। बाकी सारे क्वेश्चन पॉसिबल थे, बाकी सारे क्वेश्चन फिजिबल भी थे। देखो, यहां पर आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दिया गया है, H बराबर px स्क्वायर बाय 2m प्लस v। हम जानते हैं एनर्जी का ऑपरेटर है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। H और x का कम्यूटेटर भी दिया हुआ है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है? आयोटा H बाई m इंटू पी एक्स, आपको इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है, हमें पता है। और H को जब फाई जे पर लगाते हो तो एनर्जी EJ और फाई जे मिलता है, ठीक है। J की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपसे क्या पूछ रहा है? px की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? देखो ध्यान से, ऑप्शन से समझ में आएगा क्या पूछा जा रहा है। px की एवरेज वैल्यू, बल्कि px की एवरेज वैल्यू नहीं पूछ रहा। यहां पर j स्टेट का और यहां पर 0 स्टेट का वेव फंक्शन है, बीच में px लिखा गया है। सही बात है भाई। और क्या बोला जा रहा है? इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो, ये रहा px,
ये रहा पी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये आपको यहां पर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर एक्स भी दिखाई दे रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इस क्वांटिटी का रोल होने वाला है। तो मैं बताता हूं होगा कैसे। देखो इस क्वांटिटी को मैं यहां पर लिखता हूं, जो क्वांटिटी दी गई है ना इसी से शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि भाई मेरे को इस टाइप से कुछ करना है। देखो ध्यान से, इसी से शुरुआत करता हूं। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूं और थोड़ा सा इसको मैं पतला कर लेता हूं मार्कर को, अब सही रहेगा। देखो मैं इसी से शुरुआत करता हूं। एज बिन, एज मुझे पता है कि जो आपका आयोटा एच कट बाय एम इंटू पी एक्स है ना, ये किसके बराबर है? ये आपका एच एक्स के बराबर है। किसके बराबर है? एच एक्स के बराबर है। अब यहां से क्या लिख पाऊंगा? यहां से लिख पाऊंगा पी एक्स बराबर, देखो जरा ध्यान से, क्या बनेगा? एम डिवाइड बाय आयोटा एच कट, और यहां पर क्या होगा? एच और एक्स होगा। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करना है ना, अब क्या करना है, यहां पर आप देखोगे कि दोनों साइड क्या कर दो, एक बार तो फाई जे इंसर्ट कर दो। इंसर्ट, यहां पर लिखता हूं इंसर्ट फाई जे एंड फाई नोट बोथ साइड्स, दोनों साइड इंसर्ट कर दो भाई। बहुत आसान है यार क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा आपका फाई जे, और यहां पर आपका पी एक्स, और यहां पर आपका फाई नोट। सही है, सामने यहां पर ये बाहर कांस्टेंट है, तो m बाई आयोटा एच कट बाहर, अंदर क्या होगा? फाई जे, और यहां पर अंदर आपका h और x है, और यहां पर आपका फाई नोट है। कुछ कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा? हाँ बिल्कुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एच एक्स को क्या करूंगा? सोल्व कर दूंगा। एच एक्स को क्या करूंगा? सोल्व कर दूंगा। कैसे? देखो जरा ध्यान से, यहां पर आ जाएगा m अपॉन आयोटा एच कट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? फाई जे, और यहां पर आपका बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, एच एक्स माइनस एक्स एच, और यहां पर फाई नोट। कुछ इस तरीके की कहानी आपको देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा? m डिवाइड बाय आयोटा एच कट। देखो जरा ध्यान से, अब इसको सेपरेट कर दूंगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा फाई जे, और यहां पर एच एक्स, और यहां पर फाई नोट, माइनस फाई जे, और यहां पर एक्स एच, और यहां पर फाई नोट। कुछ इस तरीके से आपको कहानी बनती हुई दिखाई देगी। जरा ध्यान से देखना भाई, एच जब फाई जे पर लग रहा है तो ई जे फाई जे दे रहा है। ठीक है, एक्स लग रहा है उसका हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हमें पता है कि जब हैमिल्टोनियन फाई जे पर लग रहा है ना, तो ई जे फाई जे दे रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा m डिवाइड बाय आयोटा एच कट। जरा ध्यान से देखो भाई, h जब फाई जे पर लगेगा, h जब फाई जे पर लगेगा तो क्या बनेगा भाई? h जब फाई जे पर लग जाएगा तो क्या बनेगा? देखो ई जे बन जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ई जे, जे, और यहां पर आ जाएगा फाई जे, और यहां पर x, और यहां पर फाई नोट। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। माइनस, अब h लगेगा फाई नोट पर, ई नोट बाहर आ जाएगा, ई नोट बाहर आ जाएगा, फाई जे, और यहां पर x, और यहां पर फाई नोट। ये कुछ इस तरीके से कहानी बनेगी। ठीक है, पूरे में से ई जे माइनस ई नोट बाहर आ जाएगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा फाई जे पी एक्स, और यहां पर फाई नोट, और यहां पर क्या है भाई आपके पास? m बाय आयोटा एच, m डिवाइड बाय आयोटा। पूरे में से कौन बाहर? ई जे माइनस ई नोट बाहर। पूरे में से कौन बाहर? यहां पर आ जाएगा फाई जे, यहां पर आपका x, यहां पर फाई नोट, और पूरे में से ई जे माइनस ई नोट बाहर। ठीक है, तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? क्या कोई ऑप्शन है? m बाय आयोटा एच कट, m बाय आयोटा एच कट, m बाय आयोटा एच कट मैच तो कर रहा है। फाई जे एक्स जे, ई नोट माइनस ई जे है, ई नोट माइनस ई जे है, तो ऊपर नीचे क्या करना होगा? हमें आयोटा से गुणा करना होगा। ऊपर नीचे क्या करना होगा? आयोटा से गुणा। तो ये बन जाएगा आयोटा m डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर एच कट, फाई जे, यहां पर x, फाई नोट, ई जे माइनस ई नोट आ जाएगा। यहाँ -1 माइनस को उधर लेकर जाऊंगा तो ये बन जाएगा आयोटा m डिवाइड बाय एच कट, आयोटा m डिवाइड बाय एच कट, पाई जे एक्स पाई नोट, और यहां पर बन जाएगा ई नोट माइनस ई जे। ठीक है, तो यहां बन जाएगा आई एम बाय एच कट, आयोटा m
m बाय आयोटा एच कट ई नोट माइनस ई जे। आई थिंक कहीं हम लोगों ने m बाय आयोटा एच कट में कुछ गड़बड़ कर दी होगी। हाँ, यहाँ पर है आपका पी एक्स इजिकल टू एम बाई आयोटा एच कट, एम बाई आयोटा एच कट। हाँ ठीक है, आई थिंक यही वाला आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। फाई जे एक्स फाई नोट ई जे माइनस ई नोट एम डिवाइड बाई आयोटा एच कट। मैं एक बार आपको वेरीफाई भी करके बता देता हूँ, आपका आंसर बन जाएगा इससे यही वाला, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल भाई, एम बाई आयोटा एच कट, एम बाई आयोटा एच कट। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आयोटा एच कट बाई एम ही दिया है क्वेश्चन में, आयोटा एच कट बाई एम ही दिया है, और ये आपका एम बाई एच कट बाई आयोटा एम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, यहाँ से आपका कॉन्जुगेट आएगा बाहर, जिस वजह से हमें यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो डी देखने को मिलेगा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोगों ने कहीं ना कहीं आयोटा में गड़बड़ कर दी है, बट मेरे अकॉर्डिंग डी हमारा क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, एम बाय आयोटा एच कट। आई थिंक ऑप्शंस में कुछ ना कुछ आयोटा एम बाय एच कट आएगा। हाँ, ऑप्शन में यहाँ पर आयोटा एम बाय एच कट आएगा, बिल्कुल यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा, ये आयोटा यहाँ आएगा। ये ऑप्शन आई थिंक रॉन्ग है, ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं थे, ये ऊपर आयोटा आएगा, ऊपर आएगा आयोटा। ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं थे, मुझे ध्यान आ गया, दोनों ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं, ऊपर आएगा भाई आयोटा। ठीक है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आयोटा एम बाय एच कट फाई जे एक्स फाई नॉट ई नॉट माइनस ई जे। डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये रहा, द थीटा डिपेंडेंट पार्ट ऑफ एन अननॉर्मलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एक अननॉर्मलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए थीटा डिपेंडेंट पार्ट दिया गया, थीटा थीटा बराबर कोस थीटा, 0 से 90 डिग्री की रेंज दी हुई है। कहता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बताइए थीटा से थीटा प्लस डी थीटा की रेंज में। देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने हमारी जो ब्रह्मोस सीरीज चलती है क्वेश्चन की, उसके अंदर करवाया हुआ है, एंजल एंड रीड में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और वहां पर ये क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर करवाया हुआ है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले क्या दिया गया है वो देखना होगा। हमें दिया गया है जो थीटा पार्ट है ना, थीटा थीटा है ना, ये हमें दिया गया है कोस थीटा के बराबर। सही है भाई। अब मुझे पता है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी फंक्शन इनटू फंक्शन, और पीछे क्या, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा क्यों, क्योंकि थीटा की फॉर्म में यही आपका क्या होता है, पीछे आपका जो डी टाउ होता है यही वैल्यू होती है थीटा के केस में। ठीक है भाई, अब दोनों वैल्यूज मैं यहां पर लिख देता हूं, दोनों वैल्यूज मैं यहां पर लिख देता हूं। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा P बराबर, यहां पर आ जाएगा कोस थीटा, यहां पर कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। सही बात है। तो P हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बराबर, यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा। बट हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, ये क्या है आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो क्या करूंगा, डी ऑफ कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाय डी थीटा, इसको किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर। जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या बनेगा 2 कोस थीटा, उसके बाद कोस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, फिर यहां पर साइन थीटा है ही, उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, और ये 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है भाई, देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है -2 कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 3 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरे में से कोस थीटा कॉमन ले लो, पूरे में से कोस थीटा को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर आपका कोस थीटा जो है, कोस थीटा जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इट गेट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमसे पूछा ही नहीं गया है,
ये हमसे पूछा नहीं गया है। हमसे किस रेंज में पूछा गया है? 0 से 90 डिग्री के बीच की रेंज में हम लोगों से पूछा गया है। तो कोस थीटा के टर्म को हमें लेना नहीं है। थीटा बराबर 90 डिग्री हमारा आ रहा है, बट कोस थीटा यहां पर 0 नहीं जाएगा, ये वाली टर्म यहां पर 0 जाएगी। तो यहां पर मैं लिखता हूं दिस इंप्लाइज कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3 एंड कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। यहां से आप निकालोगे थीटा बराबर कोस इनवर्स रूट 2/3। ये अप्रोक्सीमेटली 35 पॉइंट समथिंग के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35.3 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा? 35.3 जो है वो सही आंसर होगा। 35.3 जो है वो क्या होगा? सही आंसर होगा। ये मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर cos थीटा 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि cos थीटा 0 नहीं होगा। थीटा 90 डिग्री के ऊपर तो वैसे ही क्या है? बाउंड्री है। वैसे क्या है? आपकी बाउंड्री है, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री पर क्या है? यहां पर आपकी बाउंड्री है। और बाउंड्री पर फंक्शन क्या होते हैं? 0 होते हैं, मैक्सिमम नहीं होते हैं। बाउंड्री पर फंक्शन क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं, सॉरी 0 होते हैं, मैक्सिमम नहीं होते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये रहा। A particle of mass m confined to a one dimension box of length of unit length यहां पर दी गई, l की वैल्यू 1 दी गई है, मतलब द वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, यहां पर आपको वेव फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है एवरेज एनर्जी क्या होगी जब आपका पार्टिकल इस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देखो भाई, जैसा कि मैं कहता हूं एवरेज वैल्यू, पार्टिकल इन बॉक्स और परटर्बेशन, इस पेपर में आपको तीन में से दो टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक आपका सुपर पोजिशन, दूसरा आपका पार्टिकल इन ए बॉक्स। दोनों से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। यहां पर आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, वेव फंक्शन आपको दिया गया है साई बराबर, यहां पर है √8/5, √8/5 और यहां पर आपका है साइन पाई एक्स, उसके बाद है 1 प्लस, ओके, 1 प्लस कोस पाई एक्स इंटू साइन पाई एक्स बाहर है, ठीक है, साइन पाई एक्स बाहर है इंटू 1 प्लस कोस पाई एक्स अंदर है। सही बात है भाई, साइन बाहर है और कोस वाला फंक्शन अंदर है। ये पूरा फंक्शन है। इसको ओपन कर लेते हैं जरा। देखो, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको ब्रह्मो सीरीज के अंदर करवाया है, वहां पर आपने देखा होगा कि कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको दे देगा। आपको पता होना चाहिए साइन थीटा कोस थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, वही हम लोग यूज करेंगे। √8/5, ठीक है भाई, यहां पर क्या आ जाएगा? अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन पाई एक्स प्लस यहां पर आ जाएगा साइन पाई एक्स कोस पाई एक्स, ठीक है, ओके। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो तो यहां पर क्या बन जाएगा? √8/5 साइन पाई एक्स प्लस यहां पर आ जाएगा 2 साइन पाई एक्स कोस पाई एक्स डिवाइड बाय 2। सही है, तो ये साइन 2 पाई एक्स बन जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा साई बराबर √8/5, ठीक है, साइन पाई एक्स प्लस 1/2 साइन 2 पाई एक्स। अब भाई मुझे पता है कि भाई √2 इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा। साई क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा √2/L साइन n पाई x/L होता है, ठीक है। तो L की वैल्यू यहां पर 1 दी गई है, तो साई क्या बनेगा आपका? √2 साइन n पाई x बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर √2 तो होना ही चाहिए, तो इसमें से √2 उठा के अंदर लेके चला जाऊंगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? साई बराबर, यहां पर बन जाएगा √2 हटा दूंगा तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय √5, ठीक है, और यहां पर बन जाएगा √2 साइन पाई एक्स प्लस 1/2 √2 साइन 2 पाई एक्स, ये बन जाएगा भाई, ठीक है। फिर 2 को भी अंदर लेकर चले जाते हैं, 2 को भी अंदर लेकर चले जाते हैं, या फिर 2 को क्या लिख सकता हूं? 2 को मैं लिख सकता हूं √4,
2 को क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को √4/5 लिख सकता हूं, √4/5। ठीक है, अब इसको अलग रहने देना, इसको अलग रहने देना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो ताकि मैं चेक कर सकूं फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, साई बराबर √4/5 √2 sin पाई x। ठीक है, प्लस यहां पर क्या होगा, 4 से 4 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा 1/√5 sin √2 sin 2 पाई। ठीक है भाई, अब क्या फंक्शन नॉर्मलाइज है, आप चेक कर लो भाई, ये आपका C1 है और ये आपका C1 है, ये आपका φ1 है और ये आपका C2 है और ये आपका φ2 है। ठीक है, तो C1 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर 4/5 प्लस 1/5, हाँ जी नॉर्मलाइज है। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी कितनी होगी, ये होगी C1 स्क्वेयर E1 C2 स्क्वेयर E2। ठीक है, C1 स्क्वेयर आपका 4/5 है। अब E का फॉर्मूला क्या होगा, E का फॉर्मूला आपके पास होगा, हम जानते हैं E इज इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर बाई 8ml स्क्वेयर। तो L की वैल्यू जैसा कि 1 है, तो En क्या होगा, n स्क्वेयर h स्क्वेयर बाई 8m। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू 1 है, तो यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, बस कहानी खत्म हो गई। E1 की जगह क्या, 1 स्क्वेयर h स्क्वेयर बाई 8m, 1 स्क्वेयर h स्क्वेयर बाई 8m प्लस C2 कितना है 1/5, फिर क्या होगा 2 स्क्वेयर h स्क्वेयर बाई 8m। ठीक है, ये आ जाएगा भाई आपके पास, यहां से क्या आ जाएगा h स्क्वेयर बाई 8m कॉमन, अंदर क्या बचेगा 4/5 प्लस फिर से क्या 4/5, 8/5, 8 से 8 आपका आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट, हाँ 4, सही है भाई, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 4/5 आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा h स्क्वेयर बाई 8m इंटू ट्वाइस ऑफ 4/, देख लो भाई क्या बन रहा है आपका, देख लो क्या बन रहा है आपका, h स्क्वेयर बाई 5m बन रहा है क्या आंसर, h स्क्वेयर बाई 5m, आई थिंक h स्क्वेयर बाई 5m नहीं 10m बनता होगा, कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ कर दी, सही तो चल रहा है सब, हाँ h स्क्वेयर बाई 5m ही आएगा, बिल्कुल सही है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपका बन जाएगा h स्क्वेयर बाय 5m, बिल्कुल सही है, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं थी, तो h स्क्वेयर बाय 5m क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने जून 2025 तक के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोर्सेज के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट पीवाईक्यू चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो पीजीटी हो उसके लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन नीचे दिया गया है। थैंक यू सो मच।